नमस्कार, स्वागत है इस खास और रैपिड फायर मास्टर क्लास में। अगर यूजीसी नेट हिंदी साहित्य परीक्षा क्लियर करना हमारा लक्ष्य है तो आज का ये एक्सप्लेनर एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस बेहद महत्वपूर्ण सिलेबस को हम बिल्कुल सटीक और साइंटिफिक तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए इस महा रिवीजन की शुरुआत करते हैं। इस विशाल पाठ्यक्रम को हमने बहुत ही लॉजिकल तरीके से व्यवस्थित। आज हम भाषा के विज्ञान से शुरू करेंगे, फिर समास की ट्रिक्स देखेंगे, संविधान में हिंदी की स्थिति को समझेंगे, उसके बाद साहित्य के विकास पर बात करेंगे और अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नाटकों और कहानियों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हिंदी भाषा विज्ञान की बिल्कुल बुनियादी बातों की तरफ, यानी ध्वनियों और लिपि का विज्ञान। एग्जाम में अक्सर ये भारी भरकम तकनीकी शब्द देखकर थोड़ी घबराहट हो जाती है ना, स्वनिम और रूपिम। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। स्वनिम क्या है? बस हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, मतलब जो सिर्फ बोला जाता है। और रूपिम, जब यही ध्वनियां मिलकर एक ऐसा शब्द बनाती हैं जिसका कोई अर्थ निकले, उसे रूपिम कहते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट में याद रखिए, स्वनिम यानी सिर्फ साउंड और रूपिम यानी एक अर्थपूर्ण शब्द। अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। व्यंजनों के उच्चारण स्थान को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इस KTM डू निमोनिक को दिमाग में फिट कर लीजिए। K से कंठ्य यानी गला, T से तालव्य यानी तालु, M से मूर्धन्य, D से दंत्य यानी दांत और O से ओष्ठ्य यानी होंठ। बस एक छोटी सी ट्रिक और पूरा का पूरा वर्गीय व्यंजन चार्ट हमेशा के लिए याद। इसी तरह व्यंजनों का वर्गीकरण भी चुटकियों का खेल है। देखिए, प्राणवायु के आधार पर इन्हें अल्प प्राण, जो कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, और महाप्राण यानी दूसरा और चौथा वर्ण, इसमें बांटा जाता है। वहीं स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर अघोष यानी पहला और दूसरा, और सघोष यानी तीसरा, चौथा और पांचवा। और हाँ, यहाँ एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। सभी स्वर हमेशा अल्पप्राण और सघोष दोनों होते हैं, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अक्षरों और ध्वनियों का विज्ञान समझने के बाद शब्दों की दुनिया में चलती हैं और हिंदी व्याकरण के उस टॉपिक को डिकोड करते हैं जो हर बार पूछा जाता है, यानी समास। समास याद करने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है हमारे पास। जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए, अब तोते की बहू दो दो है। सुनने में फनी लग रहा है ना, लेकिन ये काम बहुत आती है। अब से अव्ययी भाव समास, तोते के ता से तत्पुरुष, बहु से बहुव्रीहि और दो दो से द्वंद्व समास। बस इस एक लाइन से हिंदी के चारों मूल समास हमेशा के लिए लॉक हो गए। अच्छा, एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है? बहुव्रीहि और द्वंद्व समास के बीच। इसे पहचानने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद मिलकर एक बिल्कुल नया अर्थ बनाते हैं। जैसे गिरिधर, सुनते ही सीधे कृष्ण जी का ध्यान आता है, राइट? इसके उलट द्वंद्व समास में दो अलग और स्वतंत्र अर्थ वाले शब्द एक साथ आते हैं, जैसे रामकृष्ण। यहाँ दोनों शब्दों की अपनी अपनी अलग पहचान बरकरार रहती है। व्याकरण के इन नियमों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम भाषा के उस कानूनी ढांचे की बात करेंगे जो सीधा संविधान से जुड़ा है, और ये बहुत ही स्कोरिंग एरिया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। बिल्कुल, ये नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि शुरुआत में इस अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं ही थीं, जो बाद में अलग अलग संशोधनों के जरिए बढ़कर 22 हो गईं। अब ये भाषाएं कैसे, इसका टाइमलाइन एकदम टिप्स पर होना चाहिए। सबसे पहले 1967 के 21वें संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। फिर काफी सालों बाद 1992 के 71वें संशोधन में 3 नई भाषाएं आईं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फाइनली 2003 के 92वें संशोधन में 4 और भाषाओं को शामिल किया गया। ये संशोधन वर्ष और उनका क्रम एग्जामिनर के फेवरेट सवाल होते हैं। और 2003 के उस 92nd संशोधन में जो आखिरी 4 भाषाएं जुड़ी थीं, उन्हें याद रखने का एकदम सटीक तरीका है हमारा पुराना मैथ्स वाला बॉडमास फॉर्मूला। BO से बोडो, D से डोगरी, MA से मैथिली और S से संथाली। ये एक ऐसी ट्रिक है कि एग्जाम के भारी प्रेशर में भी आप कभी गलत ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है जिसमें अक्सर अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स फंस जाते हैं। हमें लगता है कि अंग्रेजी तो होगी ही, लेकिन नहीं, अंग्रेजी इन 22 भाषाओं की लिस्ट में शामिल नहीं है।
राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत अंग्रेजी को सिर्फ एक सह राजभाषा यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ये अंतर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। तो कानूनी दांवपेच से निकलकर अब चलते हैं साहित्य के उस सुनहरे इतिहास की ओर, जहां से सबसे गहरे सवाल बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक बनावट की तारीफ सिर्फ हम नहीं करते, दुनिया भर के विद्वानों ने इसे सराहा है। प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान विलियम जोन्स का ये कोट बहुत फेमस है कि देवनागरी लिपि किसी भी अन्य तुलनात्मक लिपि के मुकाबले कहीं ज्यादा साइंटिफिक और सिस्टमैटिक है। ऐसे सीधे कथन अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में आ जाते हैं। साहित्य के इतिहास की बात हो और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनके ऐतिहासिक ग्रंथों का सही क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए बस एक शब्द याद रखिए, भवादी। भा से 1940 में आई हिंदी साहित्य की भूमिका, वा से 1952 का हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और दी से 1952 का ही हिंदी साहित्य का आदिकाल। बस भवादी याद रखा तो क्रोनोलॉजी का कोई सवाल गलत नहीं होगा। और अब आज के हमारे आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प सेगमेंट की बारी है। यहाँ हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नाटकों और कहानियों के धागे सुलझाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी नाटक साहित्य का एक ऐसा स्तंभ जिनके नाटकों का कालानुक्रम तो हर बार पूछा ही जाता है। तो क्रम देखिए, 1873 में वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, 1875 में सत्य हरिश्चंद्र, 1876 में भारत दुर्दशा और 1881 में अंधेर नगरी। इस टाइमलाइन को बस सामने चिपका लीजिए, ये सीधे सीधे मार्क्स दिलवाएगा। नाटकों और कहानियों को समझना है तो किरदारों की रगों को समझना होगा। यहाँ आप एक बहुत ही जबरदस्त कंट्रास्ट देख सकते हैं। एक तरफ हमारा नायक रजनीकांत है, जो बिल्कुल ईमानदार, निडर और न्याय के रास्ते पर चलने वाला है, और दूसरी तरफ है खलनायक, जो इतना धोखेबाज और भ्रष्ट है कि पैसों के लालच में अपने ही दोस्त की जान लेने से नहीं हिचकिचाता। किरदारों के बीच का ये मजबूत टकराव ही कहानी को इतना पावरफुल बनाता है। इसी तरह जयशंकर प्रसाद जी के मास्टरपीस नाटक ध्रुव स्वामिनी को हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इसमें रामगुप्त का जो किरदार है वो एक बेहद अयोग्य शासक है, जो छल कपट से सत्ता हथिया लेता है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि इस नाटक की शुरुआत ही कितनी दमदार होती है, जहां ध्रुव स्वामिनी और एक महिला सिपाही के बीच एक बहुत ही तीखा और सशक्त संवाद होता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही बताती हैं कि आपकी तैयारी कितनी गहरी है। तो दोस्तों, क्या इन शानदार ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने स्वनिम विज्ञान, संवैधानिक कानून और साहित्यिक इतिहास को इतनी अच्छी तरह मास्टर कर लिया है कि एग्जाम में झंडे गाड़ सकें? मुझे पूरा यकीन है कि हाँ। बस इन ट्रिक्स को रिवाइज करते रहिए, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए और याद रखिए, ये यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना अब बस कुछ ही कदम दूर है। ऑल द बेस्ट। नमस्ते। हिंदी साहित्य के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साहित्य के इस विशाल समंदर को मत कर एक ऐसा आसान और हमेशा याद रहने वाला ढांचा तैयार करने वाले हैं, जिसमें कोई भी फालतू की बात नहीं होगी। सीधा उन एकदम सटीक और जरूरी तथ्यों पर बात करेंगे जो परीक्षाओं के लिए बिल्कुल रामबाण हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस दिलचस्प सफर में एक साथ गोता लगाते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज की हमारी रूपरेखा क्या है। हम शुरू करेंगे संविधान और हिंदी से, फिर देखेंगे साहित्य में प्रथम कौन रहे, उसके बाद प्रमुख युग और उनके जनक, फिर महान लेखनाएं, और अंत में चर्चा करेंगे सर्वोच्च पुरस्कारों की। ये रोड मैप सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दिमाग में बिल्कुल सेट कर देगा। तो आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, संविधान और हिंदी। भाषा की जो असली नींव है वो यहीं से शुरू होती है। अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 बहुत ही स्पष्ट ऐतिहासिक घोषणा करता है। ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बस यही वह मौलिक अधिकार है जिसने हिंदी को देश के आधिकारिक कामकाज का सबसे अहम हिस्सा बना दिया। लेकिन सोचिए, केवल राजभाषा घोषित कर देना ही काफी तो नहीं था ना। इसीलिए अनुच्छेद 344 के तहत हिंदी के लिए एक राजभाषा आयोग बनाने का प्रावधान रखा गया। और यहाँ याद रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस प्रथम राजभाषा आयोग बीजी खेर थे। बात सिर्फ आयोग तक नहीं रुकी। अनुच्छेद 351 खास तौर पर हिंदी भाषा के निरंतर विकास और उसके प्रचार प्रसार पर केंद्रित है, ताकि हिंदी का दायरा बस एक जगह ना रुके, बल्कि लगातार बढ़ता रहे और ये एक और भी ज्यादा समृद्ध भाषा बन सके। चलिए अब गियर बदलते हैं और आते हैं भाग 2 पर,
साहित्य में प्रथम, यानी वो ऐतिहासिक मील के पत्थर जिन्होंने परंपराओं की शुरुआत की। इतिहास में जो पहला होता है ना, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, और इस विजुअल मैप से इसे याद रखना बहुत आसान है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो श्रीनिवास दास ने लिखा। इसी तरह प्रथम समाचार पत्र जिसने नींव रखी वो था उदंत मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ल जी का। और नाटकों की बात करें तो प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई एक घूंट है। इन पहली रचनाओं ने सच में साहित्य की दिशा ही बदल कर रख दी। अब यहाँ अक्सर कंफ्यूजन देखने को मिलता है, जिसे आज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। अगर सवाल आए कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो वो हैं प्रेम सागर के रचयिता लल्लू लाल जी। लेकिन अगर पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन दोनों ऐतिहासिक उपाधियों के बीच का ये बारीक सा अंतर समझना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आते हैं भाग 3 पर, प्रमुख युग और उनके जनक, यानी भाषा के वो स्वर्णिम काल जिन्होंने साहित्य को एक नया रूप दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर देखें तो दो बिल्कुल विपरीत युग एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ आदिकाल का वो बहुत ही तीव्र वीरतापूर्ण समय है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, जहां कविताओं में तलवारों की खनक और युद्ध का शौर्य गूंजता है। और दूसरी तरफ है वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध युग, जिसे स्वर्णकाल या भक्ति काल कहते हैं, जो पूरी तरह से शांति और ईश्वर की भक्ति में डूबा हुआ था। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत ही दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि स्वयंभू को उनके महान योगदान के लिए अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? जी हाँ, उनकी पद्मचर्या के कारण उन्हें ये विशाल उपाधि मिली। मतलब जो स्थान संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि का है, अपभ्रंश भाषा में बिल्कुल वही महान दर्जा स्वयंभू जी को दिया गया है। और फिर आते हैं विद्यापति जी। ये सिर्फ एक लेखक नहीं थे, इन्हें भाषा का पहला सच्चा गीतकार माना जाता है। इनकी पदावली मुख्य रूप से मैथिली भाषा में है, और वो इतनी मीठी, इतनी संगीतमय थी कि उन्हें मैथिल कोकिल यानी मैथिली की कोयल कहकर नवाजा गया। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, महान लेखक और उनकी कालजयी रचनाएं, साहित्य के असली दिग्गज। तुलसीदास जी की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में हम सब जानते हैं। उनका रामचरितमानस अवधी भाषा में 7 कांडों में रचा गया एक ऐसा महाकाव्य है जो घर घर में मौजूद है। लेकिन उनकी वैरायटी देखिए, विनय पत्रिका उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी, और सबसे कमाल की बात, उनकी रामाज्ञा प्रश्नावली में बाकायदा ज्योतिष का वर्णन है। ये दिखाता है कि अलग अलग भाषाओं और विषयों पर उनकी कितनी गहरी पकड़ थी। अब उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की बात किए बिना तो साहित्य की कोई भी चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती। उनका ये महान सफर उनके प्रथम उपन्यास सेवा सदन से शुरू हुआ था, लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है कि उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके असामयिक निधन के कारण अधूरा ही रह गया। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो इस शुरुआत और अंत को जरूर याद रखिएगा। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी का दायरा कितना बड़ा था। एक तरफ उन्होंने कामायनी जैसा कालजयी महाकाव्य लिख डाला, तो दूसरी तरफ और चंद्रगुप्त जैसे बेहतरीन ऐतिहासिक नाटक दिए। इसके अलावा तितली और कंकाल जैसे यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे। और हाँ, प्रेमचंद जी की तरह ही प्रसाद जी का भी एक ऐतिहासिक उपन्यास अधूरा रह गया था, जिसका नाम है इरावती। अच्छा, अब तक हमने कई महान कृतियों के बारे में जाना है, लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त सवाल सामने आता है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन तीनों ही दिग्गजों के बीच आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है? ऐसी कौन सी एक सर्वोच्च उपलब्धि है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ती है? सोचिए जरा। और इस सस्पेंस का जवाब हमें मिलता है हमारे 5वें और आखिरी भाग में, सर्वोच्च पुरस्कार। जी हाँ, वो कनेक्शन है साहित्य का सबसे बड़ा शिखर सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन तीनों ने ही इसे हासिल किया। चलिए इस टाइमलाइन को दिमाग में बिठा लेते हैं। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए ये सम्मान मिला। फिर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी के लिए नवाजे गए, और ठीक 10 साल बाद 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ये सर्वोच्च पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा जी की इस बड़ी उपलब्धि से ही जुड़ा एक और शानदार फैक्ट देखते हैं।
उन्हें सिर्फ पुरस्कार ही नहीं बल्कि आधुनिक युग की मीरा की ऐतिहासिक उपाधि भी मिली। उनकी कविताओं में खास तौर पर निहार और यामा में जो एक गहरा दर्द और विरह महसूस होता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा सदियों पहले लोग मीराबाई के पदों में महसूस करते थे। और आखिर में साहित्य की ये चर्चा कबीरदास जी के बिना कैसे पूरी हो सकती है? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था क्योंकि उसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का ऐसा अनूठा मिक्सचर था जो सीधे आम इंसान के दिल में उतर जाता था। आदत से थोड़े अक्खड़ माने जाने वाले कबीर ने बिना किसी लाग लपेट के जो सच समाज के सामने रखा वो आज भी उतना ही असरदार है। तो देखिए, हिंदी साहित्य सिर्फ कुछ तथ्यों, अनुच्छेदों या तारीखों का रट्टा मारने का नाम नहीं है। ये असल में भारत की आत्मा का सीधा प्रतिबिंब है। आज हमने संविधान से लेकर सर्वोच्च पुरस्कारों तक और महान युगों से लेकर कालजयी रचनाओं तक का एक बहुत ही शानदार सफर तय किया है। इतने समृद्ध इतिहास को देखने के बाद एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि समाज और जीवन की गहराई को समझने के लिए अब हम साहित्य की कौन सी महान कृति खुद पढ़ने वाले हैं। इसी विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। ज्ञान के इस शानदार सागर में ऐसे ही गोते लगाते रहिए। कैसे हैं आप सब? आज के इस इंटेंस और हाई यील्ड सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में हम सीधे काम की बात करेंगे। ये सेशन खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो अपकमिंग नेट और सेट एग्जाम्स में भाषा विज्ञान यानी यूनिट 1 को क्रैक करना चाहते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट में अपनी पकड़ मजबूत करनी है और उन मुश्किल लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स को चुटकियों में समझना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले हम एग्जाम स्ट्रैटेजी देखेंगे, फिर लैंग्वेज फैमिलीज, उसके बाद लिपियों का सीक्वेंस, फिर कॉन्स्टिट्यूशन और भाषा, और आखिर में फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान और ग्रामर पर बात करेंगे। चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। एग्जाम स्ट्रैटेजी, द टैक्टिकल ग्राउंडवर्क। अब एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है, वो क्या चीज़ है जो टॉप कैंडिडेट्स को बाकी भीड़ से अलग करती है? मतलब क्या वो दिन रात सिर्फ किताबें पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। असली खेल एक बहुत ही सॉलिड, रिपीटेबल स्ट्रैटेजी का है। आपको बिल्कुल वैसे सोचना होगा जैसे पेपर सेट करने वाले एग्जामिनर सोचते हैं। और वो स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल। 2021 से 2025 तक के PYQs यानी पिछले सालों के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज कीजिए। बिना किसी बहाने के पूरे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट खुद नोटिस करेंगे कि ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चंस में एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। सच कहूं तो यही इस एग्जाम का अल्टीमेट चीट कोड है जो एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, लैंग्वेज फैमिलीज एंड इवोल्यूशन, भाषा की रूपरेखा। अब अगर हम इंडो यूरोपियन यानी भारोपीय भाषा परिवार की बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। 1870 में अस्कोली ने इसे 2 मेन ब्रांच में बांटा था, शतम और केंतुम। अब देखिए, शतम ब्रांच में हमारी भारत ईरानी, बाल्टिक और स्लाविक भाषाएं आती हैं और दूसरी तरफ केंतुम में केल्टिक, जर्मनिक और ग्रीक जैसी भाषाएं हैं। एग्जाम में अक्सर सीधे सवाल आता है कि कौन सी भाषा किस ब्रांच की है, तो इस स्प्लिट को बिल्कुल अपने टिप्स पर रखिए। यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पाली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो कई थ्योरीज हैं, लेकिन जगदीश कश्यप जी का जो मत है ना कि ये पर्याय शब्द से बना है, उसे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। इसके अलावा अपभ्रंश के कितने भेद हैं, ये तो एग्जामिनर्स का फेवरेट सवाल है। बस इतना याद रखिए, नामवर सिंह ने इसके 2 भेद बताए हैं, जबकि नमी साधु और मार्कंडेय ने 3-3। बस ये नंबर्स अच्छे से रट लीजिए। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ स्क्रिप्ट्स, चित्रों से लेकर ध्वनियों तक का सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने लिखना कैसे शुरू किया? ये जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है ना, ये कालानुक्रमिक छटाई वाले सवालों में बहुत बार आता है। सबसे पहले आई चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, उसके बाद प्रतीक लिपि, फिर भावमूलक लिपि और फाइनली जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, ध्वनि मूलक लिपि। ये एवोल्यूशन का सीक्वेंस आपको एकदम इसी ऑर्डर में याद हो। उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारी अपनी देवनागरी लिपि का जन्म कैसे हुआ? शुरुआत होती है हम सबकी जननी ब्राह्मी लिपि से, फिर 4वीं-5वीं सदी के आसपास आई गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल या जिसे हम सिद्ध मातृका भी कहते हैं, और फाइनली 12वीं सदी में हमारी वर्तमान देवनागरी लिपि इवॉल्व हुई। ये पूरा का पूरा सफर स्क्रिप्ट्स के मैच्योर होने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है।
और देवनागरी लिपि के बारे में राहुल सांकृत्यायन जी का ये फेमस कोट तो आपने सुना ही होगा। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। एग्जामिनर्स को ऐसे कोट्स टेस्ट करना बहुत पसंद है और ये अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इस बात का सबूत है कि हमारी लिपि का स्ट्रक्चर वाकई में कितना लॉजिकल और साइंटिफिक है। Moving on to Section 4, Official Language in Constitution, the Legal Framework. चलिए अब हमारे संविधान और भाषाओं की बात करते हैं। देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास सिर्फ 14 भाषाएं थीं, जो अब अमेंडमेंट्स के बाद 22 हो गई हैं। अब मजे की बात यह है कि इन्हें याद कैसे रखें। बहुत आसान है, निमोनिक ट्रिक से। जैसे 31वें संशोधन के लिए बस नमक याद रखिए, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। और 92 संशोधन के लिए मैज़डोबो, मतलब मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ट्रस्ट मी, एग्जाम के उस प्रेशर कुकर वाले माहौल में ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपका बहुत टाइम बचाती हैं। अनुच्छेदों की बात करें तो आर्टिकल 343 से 351 तक का ब्लॉक सबसे ज्यादा हाई यील्ड है। आर्टिकल 343 कहता है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344 राजभाषा आयोग बनाने की बात करता है। 350A में बच्चों को मातृभाषा में देने का प्रोविजन है और 351 हिंदी भाषा की प्रमोशन के लिए है। बस एग्जाम हॉल का दरवाजा पार करने से पहले ये आर्टिकल्स आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 5, फोनेटिक्स एंड ग्रामर, द मैकेनिक्स ऑफ स्पीच। ये वो सेक्शन है जहां बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मुंह खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसे रटने के बजाय बस इसके लॉजिक को समझिए। अगर उच्चारण के वक्त मुंह लगभग बंद है तो वो संवृत है, जैसे ई और ऊ। अगर आधा बंद है तो अर्धसंवृत, और अगर मुंह पूरा खुला है जैसे आ तो वो विवृत है। इस टेबल को एक बार अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए, फिर कभी कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह व्यंजनों को याद करना सीधे आपके मार्क्स सिक्योर करता है। अंतःस्थ व्यंजन तो आपको पता ही है, य, र, ल, व। और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है श, श, स, ह। लेकिन असली कंफ्यूजन होता है प्रकंपित और पार्श्विक में। हमेशा याद रखिए, र प्रकंपित या लुंठित है और ल पार्श्विक है। और हाँ, ड और ढ को उत्क्षिप्त कहते हैं। ये वो ट्रिकी एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब जाते जाते सघोष, अघोष और अल्पप्राण महाप्राण का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। अगर बोलते समय आपकी स्वर तंत्रियों में कंपन यानी वाइब्रेशन हो रहा है तो वो सघोष है, और अगर नहीं हो रहा तो वो अघोष है। और सांस की बात करें तो बोलते वक्त अगर कम सांस निकले तो अल्पप्राण, और अगर भारी फ्लो हो तो वो महाप्राण। एक बार ये साइंटिफिक तरीका समझ लिया ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप इन टैक्टिक्स और हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ एग्जाम हॉल फतह करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? याद रखिए, सफलता सिर्फ किताबें पढ़ने में नहीं, बल्कि सही दिशा में स्ट्रक्चरल तरीके से प्रैक्टिस करने में है। आज के इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह पढ़ते रहिए, स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। हिंदी साहित्य की तैयारी खासतौर पर टीजीटी और पीजीटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम लग सकता है ना? लेकिन बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम साहित्य के ऐतिहासिक विकास को ऐसे समझेंगे कि इसका पूरा खाका एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साहित्य के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी आज की चर्चा का जो एजेंडा है वो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की, फिर हम चलेंगे भक्तिकाल के विमर्श की तरफ, उसके बाद रीतिकाल की दरबारी कविता, फिर आधुनिक काल का गद्य युग और अंत में का अनुशासन। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। इतिहास लिखा कैसे गया ये समझना सबसे बुनियादी बात है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में शुरुआती इतिहासकारों की पद्धतियों पर ढेरों सवाल बनते हैं। गारसा दतासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रमी पद्धति का इस्तेमाल किया, यानी बस वर्णमाला के क्रम में लेखकों को रख दिया। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन आए, जिन्होंने कालानुक्रमी यानी लेखकों के जन्म के आधार पर इतिहास लिखा। लेकिन जो सबसे वैज्ञानिक और प्रामाणिक तरीका था वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विधेयवादी पद्धति। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तासी की वर्णानुक्रमी पद्धति और शुक्ल जी की विधेयवादी पद्धति में जमीन आसमान का अंतर है। वर्णानुक्रमी पद्धति तो बस एक डिक्शनरी की तरह है, जिसमें कबीर और केशवदास एक साथ आ सकते हैं, भले ही उनके काल में सदियों का फासला हो। लेकिन शुक्ल जी की विधेयवादी पद्धति,
ये सच में एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसमें केवल लेखकों की सूची नहीं है, बल्कि उस समय की जाति, वहाँ का माहौल और विशेष परिस्थितियों का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल है। अब हम आते हैं अपने दूसरे अहम पड़ाव पर, भक्ति काल यानी भक्ति और विमर्श का युग। भक्ति काल की शुरुआत आखिर हुई कैसे? यहाँ एक बहुत ही गर्मागर्म और दिलचस्प अकेडमिक बहस देखने को मिलती है। आचार्य का मानना था कि भारत पर जो इस्लामी आक्रमण हुए उससे हिंदू जनता में हताशा आ गई थी और उसी निराशा के कारण भक्ति का जन्म हुआ। दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस बात का पुरजोर खंडन करते हैं। उनका सीधा सा तर्क था कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तब भी इस साहित्य का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता। उनके अनुसार ये कोई हताशा नहीं बल्कि भारतीय चिंतन धारा का एक स्वाभाविक विकास था। अकादमिक तैयारी के लिए इन दोनों ही निष्पक्ष दृष्टिकोणों को समझना बेहद जरूरी है। भक्ति काल की विभिन्न धाराओं को समझना कभी-कभी भूल-भुलैया लग सकता है, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे काफी आसान कर दिया है। उन्होंने इसे मुख्य रूप से निर्गुण और सगुण में बांटा। निर्गुण में आए संत काव्य यानी ज्ञान मार्गी शाखा जैसे कबीरदास और सूफी काव्य यानी प्रेम मार्गी शाखा। वहीं सगुण भक्ति में वो धाराएं आईं जो साकार ईश्वर को मानती थीं, जैसे राम और कृष्ण काव्य। ये जो सरलीकरण है, ये सीधे सीधे वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। परीक्षाओं में सीधे कथन अक्सर पूछे जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की इस मशहूर पंक्ति को ही ले लीजिए, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। इस गोरखनाथ के हठ योग और कठोर साधना ने आम जनता को इतना उलझा दिया था कि लोग सरल भक्ति मार्ग से दूर भागने लगे थे। ये एक अकेली पंक्ति उस समय के समाज में चल रहे योग और भक्ति के टकराव को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं तीसरे खंड में, रीतिकाल यानी दरबारी और श्रृंगारिक कविता का दौर। रीतिकाल सच कहे तो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। यहाँ पूरा ध्यान सामंती राजाओं के दरबार पर था। इस दौर की खासियतें क्या थीं? ब्रज भाषा का साहित्य पर पूरी तरह से एक छत्र राज था। कविता का मुख्य विषय दरबारी प्रेम और श्रृंगार था। कवि अपने राजाओं को खुश करने के लिए लक्षण उदाहरण वाले ग्रंथ लिख रहे थे। मतलब पहले संस्कृत के आधार पर कविता के नियम बताओ, फिर उसका उदाहरण दो। और क्योंकि सब कुछ राजा के मनोरंजन के इर्द गिर्द घूम रहा था, इसलिए किसी भी तरह के स्वतंत्र या मौलिक दर्शन का यहाँ एकदम अभाव दिखता है। रीतिकाल में ये जो श्रृंगार का वर्णन था, ये इतना ज्यादा और अश्लीलता की सीमा तक पहुंच गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी तीखी आलोचना की और इसे डाला। मकर ध्वज का अर्थ होता है एक ऐसी औषधि जो सिर्फ वासना को भड़काती है। किसी भी उच्च स्तरीय साहित्य परीक्षा के लिए शुक्ल जी का ये सटीक और तीखा कथन एक बेहद अहम तथ्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे कालखंड की तरफ, आधुनिक काल, जिसे गद्य का युग भी कहा जाता है। आधुनिक काल की शुरुआत होती है भारतेंदु युग से और यहाँ आकर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। साहित्य पहली बार राजाओं के महलों की दीवारों से निकलकर आम आदमी और हाशिए पर खड़े लोगों के दुख दर्द तक पहुँचता है। इसी दौर में पत्रकारिता का तेजी से विकास हुआ और समाज सुधार की संस्थाएं बनी। महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया, जैसे 1874 में निकली बाला बोधिनी पत्रिका। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस युग के लेखकों में एक अजीब सा द्वंद्व था। एक तरफ ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी दिखती है, तो दूसरी तरफ अपने देश के लिए धड़कता हुआ राष्ट्रवाद भी जन्म ले रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस पंक्ति को तो यकीनन हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये उस पूरे युग का सबसे बड़ा उद्घोष था। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक अपनी मातृभाषा का विकास नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह की प्रगति मुमकिन ही नहीं है। परीक्षाओं के नजरिए से ये एक बेहद जरूरी कथन है। अब जरा इस भाषाई सफरनामे पर गौर करते हैं। 17वीं सदी तक तो ब्रज भाषा का ही एकाधिकार था। फिर साल 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ खड़ी बोली गद्य ने अपनी शुरुआत की। 19वीं सदी के आखिर में यानी भारतेंदु युग में एक बड़ा ही अनोखा कविताएं तो अभी भी ब्रज में लिखी जा रही थीं, लेकिन गद्य सारा खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत होते होते खड़ी बोली ने साहित्य के हर रूप पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी प्रमुख पड़ाव पर, द्विवेदी युग यानी अनुशासन और आदर्शवाद का काल।
द्विवेदी युग को अगर एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा अनुशासन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली का ऐसा मानकीकरण किया कि भाषा पूरी तरह परिष्कृत हो गई। इस युग में साहित्य के अंदर एक बहुत सख्त किस्म का नैतिक आदर्शवाद आ गया। लेखकों का झुकाव बड़े बड़े प्रबंध काव्यों की तरफ हो गया और इसकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इतिहास में जिन नारी पात्रों को हमेशा उपेक्षित रखा गया था, जैसे रामायण में उर्मिला, उन्हें साकेत जैसी महान रचनाओं के जरिए साहित्य के मुख्य मंच पर वापस लाया गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ कवियों के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थी अनुशासन धारा, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि थे जो द्विवेदी जी के कड़े आदर्शों और नियमों के भीतर रहकर रचनाएं कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी स्वच्छंदता धारा, जिसमें श्रीधर पाठक जैसे कवि आते हैं जो इन नियमों से बाहर निकलकर बिल्कुल स्वतंत्र और रोमानी अंदाज में प्रकृति और अपनी भावनाओं पर लिख रहे थे। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को तय करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। सोचने वाली बात यह है कि जब साहित्य का संरक्षण मध्यकालीन राजाओं के दरबारों से निकलकर प्रिंटिंग प्रेस और आम पाठक के हाथों में आ जाता है, तो खुद साहित्य शब्द की परिभाषा कैसे बदल जाती है? इस बात पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस ऐतिहासिक विकास क्रम को समझना किसी भी आगामी परीक्षा के लिए यकीनन एक बहुत मजबूत नींव का काम करेगा। इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम्स बिल्कुल सिर पर हैं और सिलेबस, खैर हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का सिलेबस कितना विशाल है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज के इस सेशन में हम इस पूरे महासागर को एक बेहद क्रिस्प और फोकस्ड स्टडी गाइड में बदलने वाले हैं। ये आपका अल्टीमेट रैपिड रिव्यू होने वाला है। हमारा पूरा फोकस उन सटीक फैक्ट्स, ऐतिहासिक मील के पत्थरों और अवार्ड्स पर रहेगा जो सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। तो अपना फोकस एकदम हाई रखिए, क्योंकि आज हम बहुत सारी क्रिटिकल जानकारी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले प्रमुख हिंदी साहित्य पुरस्कार, फिर महत्वपूर्ण हिंदी संस्थान, ऐतिहासिक हिंदी पत्रिकाएं, विश्व हिंदी सम्मेलन, कवियों के प्रसिद्ध उपनाम और आखिर में एग्जाम के लिए सही माइंडसेट। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, प्रमुख हिंदी साहित्य पुरस्कार। अब जरा इस 15 लाख रुपए के बड़े से अमाउंट को देखिए, है ना बहुत बड़ी रकम। ये राशि भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक सरस्वती सम्मान के लिए तय की गई है। के बिगला फाउंडेशन ने 1991 में से शुरू किया था। और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? पहला सरस्वती सम्मान हमारे महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, उनकी आत्मकथा के लिए। और उनकी आत्मकथा के वो 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं से लेकर 10 द्वार से सोपान तक, ये तो एग्जामिनर्स के यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। यहीं पर एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम ट्रैप आता है जिसे हमें समझना है, सरस्वती सम्मान और भारत भारती पुरस्कार के बीच का अंतर। देखिए, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन देता है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं के लिए, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत है भारत भारतीय पुरस्कार। ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसकी राशि 5,02,000 रुपए है। 1982 में ये पहली बार महादेवी वर्मा जी को मिला था। इन दोनों संस्थानों और इनकी राशियों को आपस में मिक्स मत कीजिएगा, ये सफलता की एक बहुत बड़ी चाबी है। इन 2 दिग्गजों के अलावा ये 2 और नाम आपकी लिस्ट में होने ही चाहिए। पहला शलाका पुरस्कार, जो हिंदी अकादमी दिल्ली देती है। 1986 में रामविलास शर्मा जी इसके पहले विजेता थे। और दूसरा है हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार। इसकी एक बहुत ही यूनिक कंडीशन है, ये सिर्फ 9 से 16 वर्ष के युवा लेखकों को मिलता है। 2010 में प्रकाश मनु को उनकी रचना एक था टुटुनिया के लिए ये पहली बार मिला था। ये जो 9 से 16 साल वाला क्राइटेरिया है ना, इसे बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये अक्सर सीधे पूछ लिया जाता है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, महत्वपूर्ण हिंदी संस्थान। देखते हैं कि हमारी भाषा की गूंज कहां-कहां तक है। इस टेबल को अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। ये सफर शुरू होता है 1893 में वाराणसी से नागरी प्रचारणी सभा के साथ, जिसे बाबू श्याम सुंदर दास जी ने शुरू किया था। फिर 1918 में महात्मा गांधी की प्रेरणा से चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बनी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। भारत के बाहर 1925 में मॉरिशस में हिंदी प्रचारणी सभा स्थापित हुई। 1980 में अमेरिका के वर्जीनिया में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, और हाल ही में 2018 में मॉरिशस में ही विश्व हिंदी सचिवालय की भव्य इमारत बनी। आप देख रहे हैं, वाराणसी के घाटों से लेकर अमेरिका और मॉरिशस तक हिंदी का एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क फैला हुआ है। अब समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, ऐतिहासिक हिंदी पत्रिकाएं। प्रिंट मीडिया ने तो हिंदी साहित्य की नींव ही रख दी थी।
1826 में जुगल किशोर शुक्ल जी कलकत्ता से लाए उदंत मार्तंड, जिसने सच में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। फिर 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार जनता के सामने आया। आगे चलकर 1854 में श्याम सुंदर सेन जी के संपादन में समाचार सुधावर्षण निकला और फिर 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कवि वचन सुधा आई। ये पूरा टाइमलाइन इस बात का पुख्ता सबूत है कि हमारी पत्रकारिता कैसे इवॉल्व हुई। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही बारीक पॉइंट है जहां अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स मार्क्स गवा देते हैं। 1826 का उदंत मार्तंड निस्संदेह हिंदी का पहला समाचार पत्र था, लेकिन आपको याद रखना है कि वो एक साप्ताहिक यानी वीकली पेपर था जो हर मंगलवार को छपता था। और 1854 का समाचार सुधावर्षण वो हिंदी का सबसे पहला दैनिक यानी डेली न्यूज़पेपर था। तो अगली बार जब एग्जाम में ये सवाल आए तो वीकली और डेली का ये बेसिक फर्क जरूर याद रखेगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, विश्व हिंदी सम्मेलन, हमारी भाषा का ग्लोबल उत्सव। विश्व स्तर पर बात करें तो इन सम्मेलनों का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। शुरुआत हुई 1975 में हमारे अपने नागपुर से। ठीक अगले साल 1976 में दूसरा सम्मेलन मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ, फिर 1983 में वापस दिल्ली। अब जरा 12वें सम्मेलन पर ध्यान दीजिए जो 2021 में प्रस्तावित था। इंटरनेट पर अक्सर पुरानी और अधूरी जानकारी पढ़कर लोग इसका आंसर न्यूयॉर्क टिक कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि 12वां सम्मेलन भारत में ही मध्य प्रदेश के देवास में हुआ था। ये एक ऐसा ट्रिकी फैक्ट है जो सीधा आपको बाकी लोगों से आगे कर सकता है। और अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो एक शहर बार बार उभर कर आता है, मॉरिशस का पोर्ट लुइस। भारत के बाहर अगर हिंदी का कोई सबसे बड़ा हब है तो वो यही है। पोर्ट लुइस ने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बार इस महाकुंभ की मेजबानी की है। सबसे पहले 1976 में, फिर 1993 में और हाल ही में 2018 में। एक ही विदेशी शहर में 3 बार इसका होना साफ दिखाता है कि मॉरिशस में हिंदी की जड़ें कितनी गहरी हैं। चलिए अब आते हैं आज के सबसे मजेदार और स्कोरिंग सेक्शन पर, प्रसिद्ध कवियों के उपनाम। इसे एक फास्ट पेस्ड फ्लैश कार्ड गेम की तरह खेलते हैं। तैयार हैं? विद्यापति की मधुर भाषा के कारण वे मैथिल कोकिल कहलाए। स्वयंभू को उनके महाकाव्य के लिए अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। रामधारी सिंह जी की कविताओं में सूरज जैसा तेज था, इसलिए वे दिनकर बने। महादेवी वर्मा के विरह और दर्द को देखकर उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया। मतलब ये उपनाम उनकी राइटिंग स्टाइल को कितनी परफेक्टली डिफाइन करता है ना? माखनलाल चतुर्वेदी के लिए एक भारतीय आत्मा कहलाए। आंचलिक कथाओं वाले फणीश्वर नाथ जी रेणु बने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपनी क्लासिकल शैली के कारण 20वीं सदी के बाणभट्ट कहलाए। ये नाम आपके टिप्स पर होने ही चाहिए। और अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं, एग्जाम के लिए आपकी प्रेरणा और मानसिकता। इतने सारे फैक्ट्स, डेट्स और किताबों के नाम याद करने के बाद आइए थोड़ा रुकते हैं। ये जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कट ऑफ क्लियर करने या कोई पोस्ट लेने के लिए नहीं है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द आता है, द्विज। इसका मतलब है दोबारा जन्म लेना या जागृत होना। जब आप ज्ञान हासिल करते हैं, जब आपको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, तब आप वैचारिक रूप से द्विज बनते हैं। आपकी ये जो कड़ी पढ़ाई है ना, असल में आपका यही बौद्धिक जागरण है। और ये विचार देखिए, ज्ञान बेशक कम हो लेकिन इंसानियत ज्यादा होनी चाहिए। क्या कमाल की बात है ना? एग्जाम के लिए फैक्ट्स रटना एक चीज है, लेकिन अंततः एक लोक सेवक के रूप में आपका कैरेक्टर, आपकी इंसानियत ही सबसे ज्यादा मायने रखेगी। सिस्टम में जाके सिर्फ एक पद पर बैठना नहीं, बल्कि भीतर से एक पारदर्शी और अच्छा इंसान बनना ही इस पूरी मेहनत का अल्टीमेट गोल है। तो आज का ये रैपिड रिव्यू सेशन हम इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। फाइनली आपके कंधों पर वो वर्दी होगी। जब आपका वो सालों का सपना हकीकत में बदलेगा, तो आप इस दुनिया में, इस समाज में किस तरह की रोशनी लेकर आएंगे? एक सच्चे द्विज की तरह आप क्या बदलाव लाएंगे? इसी उच्च उद्देश्य, पॉजिटिव माइंडसेट और पूरे फोकस के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।